क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग का, किस तरीके से की जाए फाइनेंशियल प्लानिंग, किस एज में फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करना चाहिए, और फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपको आपकी हेल्दी लाइफ और वेल्थी लाइफ, इसके लिए ये वीडियो जरूर आपको देखना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है और क्यों जरूरी है। देखिए, एक अ, व्यक्ति जब जन्म लेता है, न्यू बॉर्न होता है बेबी, तो उस समय से ही उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना उसके पेरेंट्स स्टार्ट कर देते हैं कि जब बच्चा जन्म पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो कब स्कूल में जाएगा, स्कूल में जाने के बाद उसको हायर एजुकेशन के लिए किस तरीके से प्रोसेस करना है, हायर एजुकेशन के बाद उसकी जॉब के लिए कहाँ पे क्या करना पड़ सकता है, उसको अगर बिजनेस स्टार्ट करके देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग आती है उसकी मैरिज। मैरिज के बाद फिर वो स्टेबल हो जाता है कि अब वो नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करे अपने बच्चों की। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको दो फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगी। सबसे पहले अपनी खुद की, दूसरी अपने बच्चों की। ये दोनों जरूरी हैं, क्योंकि आपके बच्चे उतने समझदार नहीं है कि वो खुद उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी काफ़ी छोटे हैं। और आपको ही उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगी, जिससे उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके और एजुकेशन के बाद उनका एक अच्छा करियर स्टार्ट हो पाए। अब बात करते हैं कि अगर आप एक 18 से 25 ईयर की एज के पर्सन हैं, तो जनरली 20, 22 या 25 की एज में व्यक्ति अर्निंग करना स्टार्ट कर देता है। जब वो अर्निंग करना स्टार्ट कर दे, तब उसको सबसे पहले जरूरी है कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले वो अपने रिस्क को मिटिगेट करना स्टार्ट करे, क्योंकि रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो रिस्क मिटिगेशन के लिए सबसे पहले चीज जो आती है, जहां हमें इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है मेडिकल इश्यूज। तो मेडिकल इश्यूज से बचने के लिए आप एक अच्छा सा टर्म प्लान या एक इंश्योरेंस लेके चल सकते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म प्लान, जो आपको काफ़ी कम रेट में मिल जाते हैं, क्योंकि आपकी एज भी काफ़ी कम होती है उस समय। जब आप ये प्लान ले लेते हैं, उसके बाद अब आपको स्टार्ट करना है आपके कैपिटल को एक लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए एसआईपी करने की। तो आप एक एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी आप किसी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के थ्रू भी एसआईपी की जा सकती है। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी किस तरीके से की जा सकती है और डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू किस तरीके से की जाती है। तो ये आपको अगर एसआईपी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप कितना कैपिटल एवरी मंथ सेव करना सीख सकते हैं। कैपिटल सेव करने के लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि हम हमारी अर्निंग्स में से हमारे एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो बचता है वो हमारे सेविंग्स होती है। बट आज की जनरेशन में इस तरीके की मार्केटिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं कि मार्केटिंग कंपनीज आपके पॉकेट में कभी पैसा बचने ही नहीं देगी। आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरे पॉकेट में जितना पैसा आता है वो कम है, भले ही कितना ही पैसा आपके पास आ जाए। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ने लगे हैं और इतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे आगे भविष्य में कि आपको समझ ही नहीं जाएगा कि मैं सेविंग करूँ तो करूँ कैसे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी अर्निंग्स में से अपने सेविंग्स को माइनस कर लें, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है उससे अपने एक्सपेंडिचर्स को माइनस करें, और अपने एक्सपेंडिचर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दें। जो फिक्स एक्सपेंडिचर्स हैं, जो नीडेड हैं, उनको अलग रखें, और जो रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, जिनको हम जनरली अपने शौक के लिए, हमारी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं, उन एक्सपेंडिचर्स को अलग रखें। तभी आप एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें समझेंगे किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको अच्छी तरीके से ग्रोथ मिल सकती है।